प्लानिंग करना बेहद जरूरी है, फिर चाहे वो आपके बड़े आर्थिक लक्ष्य हो या फिर रोजमर्रा के खर्च। और ये प्लानिंग आखिर होगी कैसे? जाहिर है एक सही फाइनेंशियल गाइड की मदद से, और यही काम आता है आपका फाइनेंशियल गाइड योर मनी। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और देखते हैं क्या है खास हमारे आज के शो में आपके लिए। बेटी की पढ़ाई और शादी की प्लानिंग के लिए कितना करें निवेश? क्या टर्म प्लान से कवर होंगे सारे रिस्क और बनेगा आपका भविष्य सुरक्षित? क्या इक्विटी में निवेश से हासिल हो पाएंगे सारे लक्ष्य या फिर चुने कोई और रास्ता? आज आपके तमाम मुद्दों और सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर उदय धूत जुड़ रहे हैं। उदय, स्वागत है आपका योर मनी पर। शुरुआत करते हैं और पहले दर्शक से जुड़ते हैं जो कि नवीन है। नमस्कार नवीन, कहां से बोल रहे हैं आप? एक मिनट, आवाज बंद करो भाई। हेलो नवीन। या मैडम, हेलो जी, आपकी आवाज मुझे आ रही है। आवाज बंद करो ना थोड़ा सा। हेलो नवीन, आप सवाल पूछ सकते हैं, बताइए। या मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड इवनिंग। या सॉरी, गुड इवनिंग मैडम। एक्चुअली मैडम, मेरे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ अराउंड ईयरली मंथली 10,000 मैडम। ठीक है, और आपका आर्थिक लक्ष्य क्या है? आर्थिक लक्ष्य मैडम अराउंड मेरे को मोस्ट प्रोबेबली रिक्वायरमेंट मेरे को अराउंड आफ्टर 10 इयर्स का बाद। ओके अराउंड मेरे को 50 लाख तक मेरे को इनकम चाहिए मैडम, 10 का। और ये किस आर्थिक लक्ष्य के लिए है? या मैडम। क्यों चाहिए आपको 50 लाख रुपए 10 साल के बाद नवीन? कुछ एक बेटी है मैडम, मेरे को भी कुछ पढ़ाई के लिए तो उसकी पढ़ाई के खर्च के लिए आप राशि इकट्ठा करना चाहते हैं। आपका मौजूदा पोर्टफोलियो आपने बनाया हुआ है नवीन? हाँ मैडम, पहले भी कुछ बनाया मैडम एक्चुअली। मेरे को एक्चुअली पहले एक LIC भी चल रहा है मैडम, 5 लाख का जीवन आनंद का। मुझे बताइए, जो आपने मिड कैप इक्विटी फंड, HDFC इक्विटी फंड और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है, आपने किसी आर्थिक सलाहकार से सलाह ली थी इसके लिए? या मैडम, ऑलरेडी चालू किया मैडम। और कुछ नया अच्छा फंड कुछ है तो मेरे को सजेशन दे दो मैडम, अराउंड मेरे को 10,000 तक। ठीक है, टर्म कवर है आपके पास? सॉरी मैडम, टर्म कवर है? टर्म नहीं मैडम, टर्म पर कुछ आपकी ईयरली इनकम क्या है नवीन? ईयरली मेरे को मैडम अराउंड 9 लाख एनुअल इनकम मेरा। ओके, और आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र राइट नाउ अभी 35 मैडम। ठीक है नवीन, तो आपकी बेटी के बेहतर भविष्य के लिए हम यहाँ प्लानिंग करते हैं। जैसा कि आपने कहा कि आप 10,000 रुपए हर महीना निवेश अब कर सकते हैं। आपके पास 2 फंड है पोर्टफोलियो में, HDFC इक्विटी फंड और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी है। 21,000 रुपए आप डाल रहे हैं इसमें। इसके अलावा आप और निवेश करना चाहते हैं। उदय, टर्म कवर नहीं है इनके पास। सबसे पहले शायद एक टर्म प्लान इनके लिए लेना बहुत जरूरी होगा। इन्होंने LIC की एक पॉलिसी ली हुई है, लेकिन क्लियरली उससे वो एक प्योर लाइफ कवर नहीं है। हाँ, मेरे ख्याल से टर्म इंश्योरेंस तो लेना चाहिए। उन्होंने अपनी इनकम के बारे में शायद कोई बताया, वो नंबर मेरे को सही से पता नहीं चला, बट कम से कम एटलीस्ट 15 से 20 टाइम्स जो भी उनका इनकम है, अगर 5 लाख की इनकम है तो कम से कम जी उदय, उनके पास 75 लाख से लेके 1 करोड़ तक की इंश्योरेंस इनको ले। और उसके अलावा जो बाकी इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं अभी, इन्होंने कहा कि कुछ 70 से 80 लाख इन्हें अपनी बच्ची की पढ़ाई और उसकी शादी के लिए चाहिए। और अगर 15 साल का हम दौरान मान के चलें तो कम से कम इन्हें 16,000 रुपये महीने के निवेश करने पड़ेंगे। अभी ये लगभग 4,000 रुपया कर रहे हैं। 2 इक्विटी फंड हैं और 2,000 रुपया ये PPF में डाल रहे हैं। तो बाकी जो एडिशनल अगर 10,000 रुपये ये इन्वेस्ट कर सकते हैं तो उन्हें सजेस्ट करूंगा कि ICICI बैलेंस एडवांटेज फंड में डालें। और अभी एक उनका मिड कैप फंड है तो फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड में भी ये डाल सकते हैं थोड़ा पैसा, क्योंकि इनके पास में काफी समय है। तो अभी इक्विटी एक्सपोजर ले तो सही रहेगा, बट मेरे ख्याल से इनके लिए एक इंश्योरेंस भी साथ साथ में लेना काफी जरूरी है। उदय, सुकन्या समृद्धि योजना पर आपका क्या कहना है? देखिए, मतलब वहाँ आपको एक फिक्स रिटर्न मिलेगा 8% का, और मेरे ख्याल से अगर आपका दौरान 15 साल का है तो अगर आप इक्विटीज में रहें तो आपको जो रिटर्न्स है वो बेटर मिलेंगे। और उस दौरान में अगर इन्फ्लेशन भी समझ लीजिए 7-8% की रहती है तो आपके जो रिटर्न्स इन प्रोडक्ट्स में मिलेंगे वो इन्फ्लेशन को बीट करेगी, ताकि जो इनका जो मकसद है एक गोल को पूरा करने का वो होगा।
सुकन्या समृद्धि में आपको एक चीज जरूर मिलेगी कि वहां आपको एक वो स्टेबिलिटी मिलेगी कि भैया रिटर्न फिक्स्ड हैं और रिटर्न नोन है। बट मेरे ख्याल से अगर हम दौरान को देखें, समय को देखें, तो बेहतर यही रहेगा कि वो एक बैलेंस्ड इक्विटी पोर्टफोलियो में डालें। क्या दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स को अपने पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है स्पेसिफिक गोल के लिए, उदय? जरूर रख सकते हैं, जरूर रख सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि अभी जैसे पीपीएफ में ऑलरेडी कुछ पैसा डाल ही रहे हैं, तो मेरे ख्याल से चाहे पीपीएफ करे, आई थिंक सुकन्या समृद्धि में थोड़ा सा रिटर्न ज्यादा है, तो कुछ बहुत ज्यादा फर्क वाली बात नहीं है, बट वो कर सकते हैं चाहे तो। बट मेरे ख्याल से जो समय है इनके पास में आज में 15 से 20 साल का जो समय है, तो इक्विटी की तरफ थोड़ा जो रुझाव है जो ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपको रिटर्न भी उसी हिसाब से फिर मिलेंगे। एब्सोल्युटली। तो नवीन, आपको सलाह यही दी जा रही है कि अपने पोर्टफोलियो में आप चाहे तो आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज फंड जोड़ सकते हैं। इसके अलावा टर्म इंश्योरेंस आपको लेना होगा। सबसे पहला काम, आपकी ईयरली इनकम से कम 10 से 12 गुना ज्यादा का कवर आप ले लीजिए, और आप चाहे तो ऑनलाइन टर्म प्लान ले सकते हैं। जो भी जानकारी आप देना चाहेंगे वो सही जानकारी देना, ताकि कोई दिक्कत ना आए। लेकिन साथ ही आपको अपने निवेश को भी बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ेगी। हालांकि आपका काफी लंबा गोल है, 15 साल का है, तो फिर आप कम से कम हर साल 10% की दर से अपने निवेश को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका गोल आप पूरा कर सके। इसके अलावा भी आपके और कई सारे लक्ष्य होंगे, रिटायरमेंट होगा या छोटे बड़े लक्ष्य होंगे, उसके लिए भी आप सवाल योर मनी को भेज सकते हैं। फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए, लेकिन आगे लेंगे और भी दर्शकों के सवाल। बने रहिए। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक हमारे साथ वैभव है फोन लाइन पे। नमस्कार वैभव, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाय, पुणे से बोल रहा हूँ। ओके, बताइए आपका सवाल क्या है? मेरा एक्चुअली मैंने दिया है आपको, मतलब मेरे 2 गोल्स है। मेरे बच्चे के एजुकेशन के लिए मेरे को 10 साल बाद 30 लाख चाहिए, और रिटायरमेंट के लिए मेरे को लगभग 1.5 करोड़ की रिक्वायरमेंट है मेरी। आपका करंटली जो मंथली एक्सपेंस है वो कितना है? 15K है, 15,000। 15,000 रुपये आपका हर महीने का खर्च है। और मैं मान रही हूँ कि आपने इसमें महंगाई को भी पकड़ा हुआ है, और उसके हिसाब से आपने 1.5 करोड़ का एक लक्ष्य तय किया है रिटायरमेंट का, है ना? करेक्ट। ठीक है। मतलब महंगाई को तो 5% के हिसाब से 2 करोड़ तक को एक्सटेंड करना चाहता हूँ उसको। ठीक है। आप हर महीना कितना निवेश कर पाएंगे राजीव? वैभव बोल रहा हूँ मैडम। वैभव, सॉरी, माफ कीजिएगा। हाँ, मेरा 56K मेरा टेक होम है सैलरी जी, जिसमें से 15K मेरा मंथली एक्सपेंडिचर है। और मेरे को अभी कोई होम लोन वगैरह नहीं है। कार लोन है मेरा 5,000 का। ठीक है। और आपके पास टर्म प्लान है 50 लाख का आपने लिया हुआ है, और बाकी आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है? हेल्थ इंश्योरेंस मेरा कंपनी के थ्रू कवर होता है 3 लाख। ओके। एक साल बाद मैं सोच रहा हूँ कि कुछ 2 लाख और मैं पर्सनल मेरा कवर ले लूँ। ओके। आपने जो अपने लिए ये फंड शामिल किए हैं, ये आपने सलाह लेके किए या खुद रिसर्च की है वैभव? मैं एक्चुअली आपके प्रोग्राम का ही फैन हूँ। मैं लास्ट 2 साल से मैं आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा हूँ आपका प्रोग्राम। ओके। तो आपने 5 फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं, जिसमें से लार्ज कैप भी है और मिड कैप फंड भी है। और कितने साल से आप निवेश कर रहे हैं? नहीं, अभी रिसेंटली चालू हो गया, 2-3 महीना हो गया। ठीक है, चलिए बताते हैं आपको क्या करना चाहिए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। उदय, मौजूदा फंड जो इनके पोर्टफोलियो में है वो आपको कैसे लगते हैं? इन्होंने पूरा इक्विटी ओरिएंटेड पोर्टफोलियो बनाया है, साफ तौर से मेरे ख्याल से 35 साल के हैं, तो यंग भी हैं और रिस्क ले सकते हैं, लिहाजा इक्विटी का पोर्टफोलियो है। लेकिन सिलेक्शन कैसा है? देखिए, सिलेक्शन में इनका कुछ मिड कैप फंड्स पे ज्यादा इनका रुझाव है। जी, मुझे भी वही लगा इनका पोर्टफोलियो देखकर। लेकिन क्या ये सही तरीका है, सही रणनीति है मिड कैप फंड्स अपने पोर्टफोलियो में रखना, अगर इतनी लंबी अवधि का नजरिया है तो? देखिए, एक बैलेंस पोर्टफोलियो होना जरूरी है। मैं तो एक ही सुझाव इसमें एक चेंज कहूंगा कि मिड कैप थोड़ा कम करके, जैसे हमने पहले भी दर्शक को कहा कि आप बैलेंस एडवांटेज फंड में डालें। वो फंड जो ऐसा है वो ऑटोमेटिकली इक्विटी और डेट के बीच में पैसा चेंज करते रहते हैं मार्केट के ऊपर उतार चढ़ाव के हिसाब से। तो मेरे ख्याल से वैसा एक फंड आपके अगर पोर्टफोलियो में रहेगा तो आपका जो पोर्टफोलियो का ओवरऑल रिस्क जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। उसके अलावा अगर हम इनकी ओवरऑल रिक्वायरमेंट देखें तो इन्होंने अपनी बच्ची की पढ़ाई के
हिसाब से हमसे सुझाव मांगा है कि क्या करना चाहिए, और कुछ इनके शॉर्ट टर्म गोल्स भी हैं। तो इन्होंने एक तो कहा है इनको 3 साल में कुछ 10 लाख रुपए चाहिए। तो मेरे ख्याल से अभी जो भी इनकी सेविंग्स हैं 3 साल के हिसाब से, तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप या फिर तो रिकरिंग एफडी में डालें या डेट म्यूचुअल फंड में पैसा डालें। तो उधर काफी इनको कुछ लगभग 25,000 रुपए तक का मंथली डालना पड़ेगा अगर 10 लाख तक का इनका जो टारगेट है वो पूरा करने के लिए। बाकी बात रही इनकी जो बेटी की पढ़ाई है, उसके हिसाब से उन्हें लगभग महीने का 10,000 रुपया निवेश करना पड़ेगा अगर 12 साल में इन्हें 30 लाख रुपए चाहिए। वहाँ एक चीज और जो मैं एक्स्ट्रा रिकमेंड करूंगा, क्योंकि बेटी की पढ़ाई या बच्चों की पढ़ाई या शादी कुछ एक ऐसा खर्चा है जो हम रहे या ना रहे वो खर्चा जरूर आएगा। तो वहाँ आपको एक सेविंग्स के साथ साथ में इंश्योरेंस की भी जरूरत है। तो उन्हें सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट जो भी उनका टर्म अभी 50 लाख का है उसको एटलीस्ट 25-30 लाख रुपए से और बढ़ाएं। और फंड्स में हमने ऑलरेडी उन्हें बता दिया उन्हें क्या करना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस अभी इनका सिर्फ 3 लाख रुपए का है, जो मुझे लगता है थोड़ा कम है। सजेस्ट करूंगा कि एक सुपर टॉपअप पॉलिसी वो ले लें, जहां क्या होगा कि जो 3 लाख रुपया है वो डिडक्टेबल रख सकते हैं, उसके ऊपर से 5 लाख का एक इनको एडिशनल कवर मिल जाएगा। तो ओवरऑल इनकी जो फैमिली है उनको 8 लाख का कवर मिल जाएगा, और पूरी फैमिली के लिए वो एक पॉलिसी लेने के लिए इनको 4-4.5 हजार रुपए का खर्चा आएगा। और कुछ साल बाद में अगर वो चाहें तो वो जो सुपर टॉपअप पॉलिसी है उसको एक रेगुलर पॉलिसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि कल को अगर ये अपना कुछ बिजनेस भी स्टार्ट करने की कोशिश करें या रिटायरमेंट के समय ऐसा नहीं होगा कि इनके पास में हेल्थ कवर नहीं होगा, इनके पास में अपना हेल्थ कवर भी होगा। जी उदय, मैं थोड़ा सा इनके गोल्स पे वापस आना चाहूंगी। जैसे कि 3 साल का लक्ष्य रखा है अपने लिए, वो वाकई काफी कम है और इन्हें 10 लाख रुपए चाहिए 3 साल के बाद। और यहाँ पर क्या ऐसा मुमकिन है कि अगर ये अपने लक्ष्य को बढ़ा देते हैं, लक्ष्य की अवधि को बढ़ा देते हैं, तो इनकी अप्रोच उस गोल को अचीव करने के लिए थोड़ी सी बदल सकती है? हाँ बिल्कुल, मतलब वो गोल अब किस हिसाब से कितना जरूरी है, बट अगर 3 ही साल का गोल है तो क्या होगा कि अभी जो पैसा जा रहा है वो 3 साल बाद चाहिए होगा, बट 1 साल बाद जो पैसा जाएगा उसको सिर्फ 2 ही साल का समय रहेगा, 2 साल बाद जो पैसा जाएगा उसको सिर्फ 1 ही साल का समय रहेगा। तो वहाँ बहुत ज्यादा हम रिस्क ले नहीं सकते। तो वैभव से हम जुड़ते हैं सीधा और उनसे पूछ लेते हैं कि क्या वो इस गोल को पोस्टपोन कर सकते हैं। वैभव, 3 साल के बाद जो 10 लाख रुपए आपको चाहिए, क्या ये गोल पोस्टपोन हो सकता है? मैडम, मेरे को होम लोन के डाउन पेमेंट के लिए प्रिपरेशन करना है। अच्छा, इसके अलावा आपने कोई और कहीं पर कोई राशि नहीं जोड़ी हुई है? कोई एफडी है आपके पास? हाँ, बाकी मेरा जो 3 लाख की मेरे पास एफडीज ऑलरेडी है। 3 लाख की आपके पास एक एफडी है? ठीक है, क्योंकि देखिए 3 साल में 10 लाख रुपए इकट्ठा करना थोड़ा सा मुश्किल है, जैसा कि यहाँ पे आपने सुना भी होगा, उदय ने कहा है। तो उदय, इनके पास जो 3 लाख की एफडी है, क्या उसको इस्तेमाल किया जा सकता है घर के डाउन पेमेंट के लिए? और इनको राशि लगेगी डेफिनेटली, लेकिन इस एफडी का इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं, एफडी का इस्तेमाल हम जरूर कर सकते हैं। खाली इनको कई चीजें जो हम ध्यान रखने को कहेंगे कि एक समझ लीजिए इन्होंने कहा कि इनका जो मंथली खर्चा है वो लगभग 15,000 रुपया है, और समझ लीजिए एक बार वो होम लोन लेंगे तो उनका ईएमआई भी शुरू हो जाएगा। उस ईएमआई का अमाउंट जोड़ के और जो मंथली खर्चा है उस समय जो भी रहे 20,000 25,000 रुपए, लगभग इनके पास में अगर 5 से 6 महीने का खर्चा कुछ एक लिक्विड फंड में या सेविंग बैंक अकाउंट में एफडी में पड़ा है, उसके ऊपर जो भी पैसा है उसका वो इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। चलिए, तो आपके पास अगर कोई इमरजेंसी फंड या कंटिजेंसी फंड बनाया हुआ है वैभव, जहाँ पे 6 से 8 महीने की आपकी सैलरी इकट्ठा है, तो उस पैसे को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना फिलहाल आपको एफडी या किसी डेट फंड में निवेश करने की सलाह हम दे रहे हैं। आपने मिड कैप ओरिएंटेड पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, लेकिन उतार चढ़ाव काफी होता है। लंबी अवधि के लिए आप बने रहे इन फंड्स में अगर आप रहना चाहते हैं, और अपने निवेश को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ये सलाह आपको दी जा रही है योर मनी की तरफ से। और फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद देंगे और भी सवालों के जवाब। बने रहें। स्वागत है आपका योर मनी में फिर से। और अब गुजरात से देवांग रयानी हमारे साथ फोन लाइन पे है। नमस्कार देवांग। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरा सवाल, मेरे को टर्म इंश्योरेंस लेना है। ओके। मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, 30 ईयर है मेरी, 30, और मेरी फैमिली मेरे पे डिपेंडेंट है। अच्छा। वाइफ है, 1 चाइल्ड है, 4 इयर्स, एंड फादर मदर। मुझे ये बताइए कि आपकी ईयरली इनकम क्या है? मैडम 9 लाख पर ईयर है। ठीक है। और आपने कोई खुद रिसर्च की है ऑनलाइन ऑफलाइन टर्म प्लान को लेकर?
हाँ मैडम, मैंने रिसर्च तो किया है लेकिन श्योर नहीं वो कौन सी। कोई शॉर्टलिस्ट किए हैं आपने नाम? शॉर्टलिस्ट में मैम 2 आपको भेजा था, अभी मैं नाम भूल गया। एक आइटम थी हाँ अविवा की, और दूसरी शायद दूसरी कोई कंपनी की थी। ठीक है। आप जब टर्म प्लान लेने के बारे में सोच रहे हैं तो कोई खास क्राइटेरिया जो आपके जहन में है? मतलब क्राइटेरिया मैं जब भी आपका वो शो देखता हूँ तो उसमें बेसिकली जो भी एडवाइजर रहते हैं उसने बोला था कि जो भी आपका एनुअल इनकम रहता है उसके 10 टाइम्स, मतलब मेरा भी देखो तो मैं 90 लाख को 1 करोड़ के आसपास लेना बेटर रहेगा। बिल्कुल सही है देवांग। चलिए आपको रेकमेंड करते हैं एक टर्म प्लान। तो उदय, मैंने क्राइटेरिया वाला सवाल इसलिए पूछा क्योंकि अमूमन योर मनी में सवाल ये आता है कि जब कभी हम टर्म प्लान ले तो क्या हम क्लेम सेटलमेंट रेशियो को देखकर ही टर्म प्लान ले। मैं चाहती हूँ कि देवांग के साथ साथ तमाम दर्शकों को जिन्हें टर्म कवर चाहिए ये सवाल का जवाब आप सबसे पहले दे दें। सबसे पहली बात, क्लेम सेटलमेंट रेशियो का मतलब ये होता है कि जब भी कोई व्यक्ति इंश्योरेंस लेता है और फिर उनको कुछ हो जाता है और जब उनकी फैमिली वाले वो क्लेम के लिए जाते हैं तो जो अगर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी को 100 क्लेम मिले हैं उसमें से उन्होंने कितने सेटल किए हैं उसको हम क्लेम सेटलमेंट रेशियो बोलते हैं। तो जैसा कि सभी समझ गए होंगे, अगर क्लेम सेटलमेंट रेशियो हाई है उसका ये मतलब है कि इंश्योरेंस कंपनी को अगर 100 एप्लीकेशन मिल रही है उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 90 है तो उसका ये मतलब है कि 100 में से 90 के सेटलमेंट हो गए हैं और 10 के सेटलमेंट नहीं हुए। तो अगर सेटलमेंट ज्यादा होता है उसका मतलब है कि कंपनी अच्छे से सेटलमेंट कर रही है, उनका रिकॉर्ड अच्छा है, तो वो देखना काफी जरूरी है। कई बार पहले लोगों के साथ ऐसा हो चुका है कि बहुत बार सिर्फ कम प्रीमियम के हिसाब से उन्होंने ऑनलाइन पॉलिसीज ले ली हैं और उस समय क्या होता है, ऑनलाइन पॉलिसी लेते समय आप कभी कोई चीजें सही तरीके से नहीं भर पाते हो और बाद में कल को अगर कोई क्लेम होता है तो कंपनी उस क्लेम को रिजेक्ट कर देती है। तो एक टर्म पॉलिसी लेते समय प्रीमियम को जरूर देखें, बट प्रीमियम के साथ साथ ये ध्यान रखें कि आप जो भी डिटेल्स भर रहे हैं बिल्कुल सही होने चाहिए, बिल्कुल उनमें कोई भी तरह की चीज जो व्यक्तिगत चीज है उसको आपको हाइड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को ये जानना जरूरी है कि आपकी सेहत कैसी है, आपकी कमाई कैसी है, अगर आपकी कोई भी आपको पहले बीमारी रही है वो उन सब चीज के बारे में उनको जानना जरूरी है ताकि वो एक अंडर राइटिंग का जो कॉल है वो सही से ले सके। आप ये अगर कर देंगे, अगर आप एप्लीकेशन भरते समय ये सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही से देंगे तब आपको क्लेम सेटलमेंट में कभी भी इशू नहीं आना चाहिए। बट बहुत बार क्या होता है, लोगों को पता नहीं चलता, उनको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन अगर हम नहीं देंगे तो कुछ नहीं होगा, बट तब काफी लोगों को फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। चलिए, तो यहाँ पर आपको ये सब बातें ध्यान में रखकर देवांग अपने लिए टर्म प्लान लेना है। आप चाहे तो पॉलिसी बाजार या ऐसी तमाम साइट्स पे जाके अपने लिए टर्म प्लान ढूंढ सकते हैं, वरना ऑनलाइन टर्म प्लान लेना सबसे बेहतर तरीका होगा या सबसे बेहतर ऑप्शन है। अगर आपके पास फिर भी कोई सवाल है टर्म प्लान को लेकर तो अपना सवाल आप हमें जरूर ईमेल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इसी के साथ उदय समय निकालकर तमाम सवालों का जवाब आज देने के लिए, और योर मनी में मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।